Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students and dear viewers. Welcome to another lecture of electrostatics. ये हमारा तीसरा लेक्चर है आज। तो आज और आई थिंक इसके बाद एक और लेक्चर होगा कैपेसिटर और कैपेसिटेंस के ऊपर। हम फाइनलाइज कर लेंगे इस चैप्टर को। ठीक है। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक आपके सामने लिखा पड़ा है। ये एक टॉपिक नहीं है, इसके मजीद और टॉपिक भी हैं, लेकिन सबसे पहले ये प्रीवियस जो है लेक्चर के साथ रिलेटेड था। तो अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो काइंडली देख लें, जिसमें मैंने न्यूट्रल जोन को डिस्कस किया है, जिसको हम जीरो फील्ड लोकेशन भी कहते हैं। तो हम बात करते हैं न्यूट्रल जोन की। अच्छा, न्यूट्रल जोन को हमने बारे में पढ़ा था, लेकिन आज हमें एक एमसीक्यूज डिस्कस करना है जो किसी बच्चे ने मुझे सेंड किया था कि सर ये न्यूट्रल जोन ऑब्जेक्टिव्स थोड़ा समझा दें। तो चलें हम उसी एमसीक्यूज को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। एमसीक्यूज कुछ यूं था कि हमारे पास दो किस्म की चार्जेस हैं। एक चार्ज है Q1 जिसका मैग्नीट्यूड हमें दिया हुआ है, और मैग्नीट्यूड हमारे पास है 4 माइक्रोकूलम। देखें न्यूट्रल जोन कैसे देखते हैं, कैसे चेक करते हैं, इस चीज को थोड़ा सा समझिएगा। हमारे पास एक दूसरी चार्ज है Q2 और उसका मैग्नीट्यूड भी गिवन है -6 माइक्रोकूलम। ओके। और उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमें दिया गया, वो कितना दिया गया, वो हमें दिया गया 3 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया, क्वेश्चन में हमें पूछा गया फाइंड द जीरो फील्ड लोकेशन। जीरो फील्ड लोकेशन का क्या मतलब है, जल्दी से मुझे बता दें, व्हाट इज जीरो फील्ड लोकेशन भाई। हाँ करेक्ट बन, जहां पर फील्ड की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। ठीक है। तो हमें पूछा गया कि भाई इन दोनों चार्जेस के बीच में जीरो लोकेशन कहाँ पर होने वाली है। तो सबसे पहले इन चार्जेस को बना लेते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग लाइक क्लियर हो जाएगी। हमारे पास सबसे पहले चार्ज है Q1 और ये दूसरी चार्ज है Q2। इन दोनों के बीच में एक सर्टेन डिस्टेंस है, और उस डिस्टेंस की वैल्यू हमें गिवन है विच इज 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर D विच इज 3 सेंटीमीटर। ओके। अब देखें Q1 की वैल्यू कितनी है, Q1 की वैल्यू है 4 माइक्रोकूलम, और ये प्लस में है। और क्यू अच्छा माइक्रो को चलें इरेज करें यहाँ से, 4 माइक्रो, और माइक्रो का क्या मतलब होता है, 10 पावर -6 कूलम। ठीक है। और दूसरी चार्ज Q2 कितनी है, 6 माइक्रो कूलम, तो 6 इंटू 10 पावर -6 कूलम। देखें यहाँ पर नेगेटिव गिवन है। अगर आप 6 माइक्रो कूलम में देखेंगे तो नेगेटिव गिवन है। नेगेटिव का मतलब ये नहीं कि उसका मैग्नीट्यूड कम है, नहीं। नेगेटिव का मतलब जस्ट साइन है कि एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव। ठीक है। तो एक चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड 4 माइक्रोकूलम है, एक का 6 माइक्रोकूलम है। ये मैंने आपको बताया था कि जब दो अनइक्वल मैग्नीट्यूड की चार्जेस होती हैं तो जीरो फील्ड लोकेशन किसकी तरफ बनती है, थ्रू द सिमिलर चार्ज, और उनके बीच में नहीं बनती। लेट सपोज यहाँ पर हम कंसीडर कर लेते हैं कि यहाँ पर जीरो फील्ड लोकेशन है और वो एक्स वाली पॉइंट है। अगर इसको हम जीरो फील्ड लोकेशन कह रहे हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, जीरो। जाहिर सी बात है, जीरो फील्ड लोकेशन इसे ही हम कहते हैं। ठीक है। तो इन दोनों की जो फील्ड होगी जाहिर सी बात है फिर बराबर होगी, तभी तो जीरो फील्ड लोकेशन प्रोड्यूस होने वाली है, क्योंकि जब दोनों की फील्ड बराबर हो जाएगी तभी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। तो अब दोनों को आपस में बराबर कर दें। लेट सपोज Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड E1 के बराबर है और Q2 की इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर है, E2 के बराबर है। तो दोनों को मैंने क्या कर दिया, आपस में इक्वल कर दिया, बराबर कर दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी इंडिविजुअल चार्ज के लिए। वो क्या पढ़ी थी, के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ KQ1 डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर। और सेकेंड इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फिर इक्वेशन क्या बन जाएगी, KQ2 डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर। कौन से टर्म खत्म हो रहे हैं, के और के आपस में खत्म हो जाएगा। ठीक है। Q1 की वैल्यू कितनी है, Q1 की वैल्यू है 4 इंटू 10 पावर -6। ठीक है। R1 यानी कि जो X वाली पॉइंट है ना, वहां से Q1 का कितना डिस्टेंस है, दैट इज R1। इसे हम R1 कहते हैं क्योंकि जीरो फील्ड लोकेशन तक हमें चाहिए। तो यहां से लेकर यहां तक हम डिस्टेंस X कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है। हमें पता नहीं वो कितना है, तो हमने उसको X कंसीडर कर लिया। तो इसको मैं डिवाइडेड बाय X करके स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि R1 स्क्वायर है, इज इक्वल टू Q2 की जगह पर क्या लिखेंगे, उसका मैग्नीट्यूड। और उसका मैग्नीट्यूड कितना गिवन है, 6 इंटू 10 पावर -6। हाँ X2 दैट इज R2 कैसे डिटरमाइन करना है, यानी चार्ज Q2 से लेंगे। देखें Q2 से लेकर Q1 तक का डिस्टेंस कितना था, D विच इज 3 सेंटीमीटर। फिर Q1 से आगे X तक कितना था, X। तो दोनों को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 3 + X, लेकिन इसको क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। देखिए 10 पावर -6 10 पावर -6 में खत्म हो जाएगा,
तो जवाब ये आया 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 3 प्लस एक्स एंड होल स्क्वायर। इसको मैं थोड़ा सा सही कर लेता हूँ, ये एक्स, इसको ऐसे कर लेते हैं एक्स। ठीक है, अब स्क्वायर खत्म करने के लिए आप क्या करते हैं, स्क्वायर रूट पुट करते हैं। तो इस साइड भी स्क्वायर रूट पुट कर दें और इस साइड भी स्क्वायर रूट पुट करते हैं। देखिए 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2, और एक्स स्क्वायर का क्या होगा जस्ट एक्स इज इक्वल टू 6 का, तो कोई भी हो सकता है। लेट सपोज मैं पहले लिख लेता हूँ अंडर रेडिकल 6 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट, इस स्क्वायर में खत्म हो जाएगा, तो नीचे डिनोमिनेटर में बचेगा जस्ट 3 प्लस एक्स। बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये इस साइड चला जाएगा, ये इस साइड चला जाएगा, तो जब ये 2 इस पूरी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 बिकम 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स बिकम 2x इज इक्वल टू, ये x अंडर रेडिकल 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो अंडर रेडिकल 6 इंटू एक्स। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये 6 यहीं पर ही हो, अंडर इस 2x को इस साइड लेके जाए, तो 6 इज इक्वल टू अंडर रेडिकल 6 का आंसर क्या आएगा बिकम 2.5 एक्स, और ये प्लस का उस साइड जाएगा तो माइनस का 2x बचेगा। ठीक है, तो यहीं पर ही मैं इसको फाइनलाइज कर लेता हूँ। तो 6 किसके बराबर हुआ, 6 बराबर हुआ 2.5 से 2 अगर निकलेंगे तो हमें क्या मिलेगा 0.5x। 0.5 मल्टीप्लाई कर रहा है, इसे जाके डिवाइड करेगा, तो 6 डिवाइडेड बाय 0.5 इज इक्वल टू एक्स। 6 को जब 0.5 के साथ डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 12 सेंटीमीटर। इसको सेंटीमीटर में क्यों मेजर किया हमने, क्योंकि हमें डी की वैल्यू सेंटीमीटर में गिवन। समझ आ गई। हाँ, अगर मैग्नीट्यूड सेम होगा तो वो सेंटर पर ला करेगा। तो ये एक तरीका है जिसमें हम क्या करते हैं, जीरो फील्ड लोकेशन को या न्यूट्रल जोन को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, एक डिस्टेंस गिवन होगा, दूसरा डिस्टेंस आप खुद ब खुद डिटरमाइन कर लेंगे, फिर वो बड़ा इजी हो जाएगा, सिर्फ समझना है, अंडरस्टैंड करना है चीजों को। तो ये एक एमसीक्यूज था जिसमें हमने न्यूट्रल जोन अब जो ना को समझा, जीरो फील्ड लोकेशन ये हम पहले भी वैसे भी पढ़ चुके हैं, तो ये सारी चीजें आपके लिए यहाँ पर हुई। ठीक है, अब एक मर्तबा मैं आपको जो ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फार्मूलाज बता दूं कि हमने कौन कौन से जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज के फार्मूलाज को डिस्कस किया, अगर प्रीवियस लेक्चर के हिसाब से देखें। ठीक है, तो यहाँ पर फार्मूलाज फॉर रिमाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये कुछ फार्मूलाज हैं जिनको आपने क्या करना पड़ेगा, रिमाइंड करना पड़ेगा, जहन में रखना पड़ेगा। प्रैक्टिस हम कर चुके हैं इन पर। ठीक है, बड़े आसान हैं, इतने डिफिकल्ट नहीं है, उनको थोड़ा अंडरस्टैंड करवाता जा रहा हूँ। अगर मेरे पास कोई एक चार्ज हो, पॉइंट चार्ज, तो उस पॉइंट चार्ज की अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिटरमाइन करनी हो, तो उसके सराउंडिंग में मैं क्यू नॉट चार्ज लेके आऊंगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो जाएगी एफ डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। और खुद उस क्यू की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो किसके बराबर होगी, वो बराबर होगी के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके के साथ अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्मेशन में लिखना चाहूँ, तो वेक्टर फॉर्मेशन में मैं लिखूंगा के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और आर इसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा, तो वो वेक्टर ये देगा, आप उसको फिर फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके के साथ आप फ्लक्स में से इसका फार्मूला निकाल सकते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होगा, फ्लक्स डिवाइडेड बाय एरिया, तो फ्लक्स के हिसाब से भी फार्मूला निकाल सकते हैं। सस्पेंडेड पार्टिकल के लिए हमने कल फार्मूला पढ़ा था, सस्पेंडेड पार्टिकल के लिए फार्मूला क्या था, एम जी डिवाइडेड बाय क्यू। याद रखिएगा, जिसका मास ज्यादा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होने वाली है। फिर हमने एप्लीकेशंस ऑफ गासेस लॉ पढ़ी थी, तो एप्लीकेशन ऑफ गासेस लॉ में हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, क्योंकि स्फेरिकल के लिए, स्फीयर के लिए, हॉलो स्फीयर के लिए तो सेंटर पर जीरो होने वाली है और मैक्सिमम सरफेस पर होने वाली है, याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास कोई सिंगल शीट हो, तो सिंगल शीट में क्या होगा, चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब चार्ज डेंसिटी की जगह पर अगर आप वैल्यू पुट कर दें कौन सा, क्यू डिवाइडेड बाय एरिया, तो इसका आंसर आएगा क्यू डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू। फिर अगर आपके पास दो इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज होने चाहिए, उनके बीच में अगर मुझे किसी भी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए, तो वो बराबर होती है चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्ज डेंसिटी की जगह पर आप वैल्यू पुट कर दें, सो यू गॉट क्यू डिवाइडेड बाय एरिया इनटू एप्सिलॉन नॉट। इसी तरीके के साथ हमने एक फाइनल फार्मूला पढ़ा जिसके मुतालिक हमने ग्राफ भी डिस्कस किए, वो ये था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके बराबर है, नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर। ये है डेल्टा वी डिवाइडेड बाय टी। तो ये फार्मूलाज हैं जिनको आपने क्या करना है, अंडरस्टैंड करना। ठीक है, ये आई थिंक 7 फार्मूलाज हैं रिलेटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कंडीशंस में जब हम डिस्कस कर लेते हैं तो ये होता है उनका कॉन्सेप्ट। अगर हम ऐसा यूनिट की बात करें कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर ऐसा यूनिट हमारे पास हो या वो हमें चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट हम पहले भी पढ़ चुके हैं। क्या है ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड का? न्यूटन पर कूलम या न्यूटन कूलम इनवर्स। ठीक है, और यही चीज किसके बराबर होती है? ये वोल्ट पर मीटर के बराबर होती है, या वोल्ट मीटर इनवर्स भी हम उसे कह सकते हैं। फिर जब हम इसको जो है वो इन बेस यूनिट्स में लिखना चाहें तो बेस यूनिट्स में हमें इसका आंसर क्या मिलेगा? इसका आंसर मिलेगा केजी, मीटर सेकंड इनवर्स क्यूब एंड एम्पियर इनवर्स। तो ये कुछ फार्मूलाज हैं जिनको आपने क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है और इनके यूनिट समझिएगा। ये इसका एसआई यूनिट है, ठीक है। ये इन टर्म्स ऑफ एसआई बेस यूनिट है। समटाइम्स एमसीक्यूज में एसआई बेस यूनिट भी पूछ सकता है। कैसे निकालें वो आपको पता है, आपने न्यूटन की जगह पर उसका बेस यूनिट रखना है, कूलम को लिखना है एम्पियर इनटू सेकंड, तो वहां से आप जो है वो इसकी मेजरमेंट निकाल सकते हैं। तो ये हमने प्रीवियस जो लेक्चर डिस्कस किया था उसके मतलब ये 6-7 फार्मूलाज हैं। इन फार्मूलाज को अंडरस्टैंड करना है और यही जो है हमारा आज जो ना रिवीजन है जो हमने प्रीवियसली रिवाइज करवाया था। ठीक है, ये समझ में आ गए आपको? चलें अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं जो हमारा आज वैसे भी दरहकीकत टॉपिक है, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। हम उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हैं, हम उसको चाहें तो खाली पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो कहीं पर बुक पर उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहा गया है, कहीं पर उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहा गया है। मैं लिख लेता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस। थोड़ा कॉन्सेप्ट ले लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का, उसके बाद जो है हम पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन हमारे पास क्या है। हमें कहा गया है कि आपके पास कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बना लेता हूँ और उस पॉजिटिव चार्ज के गिर्द फील्ड, ये एक पॉजिटिव चार्ज है और इस पॉजिटिव चार्ज के गिर्द एक फील्ड बनेगी। भाई पॉजिटिव चार्ज की फील्ड आउटवर्ड बनती है कि इनवर्ड बनती है? आउटवर्ड बनती है, करेक्ट वन। तो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज के गिर्द हमारे पास क्या है? एक फील्ड है। ये भाई ये पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज के गिर्द हमने क्या बना ली? फील्ड बना ली। अब हमें क्या कहा गया? हमें कहा गया कि भाई आप इस फील्ड के अंदर, आप इस स्पेस के अंदर एक छोटी सी चार्ज लेके हैं और मैं पॉजिटिव चार्ज लेके आता हूँ। कन्वेंशनली हम पॉजिटिव चार्ज ही लेते हैं, ठीक है। तो हम मैं इस पॉजिटिव चार्ज को लेके आया इस पॉजिटिव चार्ज की फील्ड के अंदर, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज की जो फील्ड है वो इस पॉजिटिव चार्ज को अंदर की तरफ धकेलेगी कि बाहर की तरफ धकेलेगी? बाहर की तरफ धकेलेगी, करेक्ट वन। यानी कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये कहाँ की तरफ धकेली जाएगी? ये धकेली जाएगी बाहर की तरफ। ये फील्ड वाला फोर्स है। ये किसका फोर्स है? फील्ड वाला फोर्स है। लेकिन हमें क्या करना है? हमें इस चार्ज को इस फील्ड के अंदर ही मूव करवाना है। और वो कैसे मूव करेगा? जब हम खुद फोर्स लगाएंगे। हम फोर्स लगाएंगे, वर्क डन करेंगे। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है? सबसे पहला हमने ये काम करना है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। आप खुद फोर्स लगाएंगे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो पहली डेफिनेशन में ये चीज आती है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स लगाकर हम क्या करेंगे? इस पॉजिटिव चार्ज पर वर्क डन करेंगे और उसके बाद क्या आएगा? उसको हम मूव करवाएंगे इस फील्ड के अगेंस्ट, यानी उसके करीब लेके आएंगे। ऐसे हम इसको इसके क्या लेके आ रहे हैं? करीब लेके आ रहे हैं। तो डेफिनेशन में आगे क्या बनेगा? वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स ऑन यूनिट चार्ज या पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ पर यूनिट चार्ज। किसी यूनिट चार्ज पर हमें क्या करना है? वर्क डन करना है। और कैसे वर्क डन करना है? बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट चार्ज इन मूविंग इट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। जब वो क्या करे? जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूविंग करे, इन मूविंग अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, देखें फील्ड का जो फोर्स है वो कहाँ की तरफ लगेगा? वो बाहर की तरफ लगेगा। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि आपने इस पर खुद फोर्स अप्लाई करना है और उसको फील्ड के अगेंस्ट मूव करवाना है। और कैसे मूव करवाना है वो बड़ा सिंपल सा तरीका हमें बता दिया। वो ये बता दिया कि वाइल कीपिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, ताकि वो इस तरीके के साथ मूव करे कि उसकी इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे, इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे व्हाइल कीपिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम का वही कॉन्सेप्ट है जो आप मैकेनिक्स में पढ़ चुके हैं। व्हाइल कीपिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या था? इक्विलिब्रियम जिसमें वेलोसिटी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि हमें इस चार्ज को इस तरीके से मूव करवाना है
ये जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज को इस तरीके के साथ मूव करवाना है ताकि इस पॉजिटिव चार्ज की जो काइनेटिक एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी क्या रहनी चाहिए, वो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहनी चाहिए। ठीक है, अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी तो व्हाट वुड बी द वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल दैट रिमेन्स कांस्टेंट, वो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, जीरो। तो मैं क्या कहूंगा कि ये किस में है, इक्विलिब्रियम में। तो ये कंडीशन है, और ये मतलब बिल्कुल स्लोली होता है भाई, इसको आपने आहिस्ता आहिस्ता मूव करवाना है, बिल्कुल स्लोली मूव करवाना है एक पॉइंट से लेकर दूसरी पॉइंट, तभी हमारे पास इक्विलिब्रियम मेंटेन रखेगी। तो वो जो आप वर्क डन कर रहे हैं ना इस चार्ज के ऊपर, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, तो बाहर वाला फोर्स इस पॉजिटिव चार्ज पर या कोई भी एक चार्ज हो, लेकिन फील्ड के क्या होना चाहिए, फील्ड के अपोजिट मूव करवाना चाहिए। तो अगर फील्ड के अपोजिट मूव करेगा तो उसकी इक्विलिब्रियम को हमें क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये है दर हकीकत बेसिक कॉन्सेप्ट किसका, पोटेंशियल डिफरेंस का। अच्छा, देखिए जो पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल दर हकीकत हम पोटेंशियल को जो है ना अलग मेजर नहीं कर सकते, हमें किसी न किसी रेफरेंस को देखना होगा, मतलब कोई ना कोई एक रेफरेंस पॉइंट होनी चाहिए जिसके हिसाब से हम पोटेंशियल को मेजर कर पाए। तो दर हकीकत हम यहाँ पर भी क्या करते हैं, दो पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं वैसे। और वो जो दो पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट है, वो दो पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट ये होता है। तो मैं ये कह रहा था कि भाई अगर हमारे पास यहाँ पर चले, मैं यहाँ पर दो पॉइंट बना देता हूँ इसके ऊपर, यहाँ पर पॉइंट ए है, ठीक है, और यहाँ पर दूसरी पॉइंट बी बना देते हैं। पॉइंट ए पर भी कोई ना कोई पोटेंशियल होगा, पॉइंट बी पर भी कोई ना कोई पोटेंशियल होगा, तो इन दोनों के बीच में मुझे पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो इन दोनों के बीच में जब हम पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करेंगे, तो वो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा डेल्टा वी, वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा वर्क, जो आपने वर्क डन किया है वो किस पर किया है, क्यू नॉट चार्ज पर किया है। और क्यू नॉट क्या है, वो मैंने बताया आपको, पर यूनिट चार्ज। वो जो छोटी सी चार्ज थी जिसको हम फील्ड के अगेंस्ट मूव करवा रहे थे, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं दर हकीकत पोटेंशियल डिफरेंस। ये है एक्चुअल कॉन्सेप्ट जिसमें हमें क्या करना होता है, जिसमें हमें चार्ज को मूव करवाना होता है जब हम उस पर क्या करते हैं, वर्क डन करते हैं। तो ये थोड़ा सा समझ आया आपको कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, उसके बेसिक से कॉन्सेप्ट क्या है, और उसके हम किस तरीके के साथ डिस्कशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर पता है क्या है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि इस पोटेंशियल डिफरेंस की हमें एक और डेफिनेशन भी बताएगी। वो हमें ये बताएगी कि यहाँ पर जब हम चार्ज को मूव करवाते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी को हम क्या करना होता है, कांस्टेंट रखना होता है। तो इसकी एक और डेफिनेशन ये हमें बताएगी जो पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में, और वो ये है कि ये दर हकीकत पोटेंशियल एनर्जी होती है यूनिट चार्ज के हिसाब से। यानी कि आप इसकी एक और डेफिनेशन निकाल सकते हैं, दैट इट इज नथिंग बट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। उस चार्ज के ऊपर जो है ना मतलब मूव करवाने के लिए जो वर्क डन कर रहे हैं, वो हमें पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में मिलेगी। वैसे भी पोटेंशियल एनर्जी वही होती है जो अगेंस्ट द फील्ड के कंडीशन में जो है ना बॉडी में स्टोर हो जाती है, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो वर्क डन है, ये अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है डेल्टा यू। ठीक है, ये वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है, जिसको हम चाहें तो काइनेटिक एनर्जी में बयां कर सकें, जिसको हम चाहें तो पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में बयान कर सकें। तो डेल्टा यू डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। तो यहाँ से भी आप इसकी क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट को निकाल सकते हैं। तो डेल्टा वी जो है वो किसके बराबर हुआ, डब्ल्यू डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, या वो जो है डेल्टा यू डिवाइडेड बाई क्यू नॉट के बराबर भी हो सकता है। एक ये तरीका है इसको अंडरस्टैंड करने का, समझने का। अच्छा, एक और तरीका मैं आपको बता दूं, हो सकता है कि ये काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में भी आ जाए। वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कैसे आ जाए, बड़ा सिंपल सा तरीका है। वो ये होता है कि जब बैटरी वर्कडन कर जो बैटरी वर्कडन करती है किसी भी चार्ज को, वो किसके फॉर्म में इंक्रीज करवाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। लेकिन वो जब उसको मूव करवाएगी तो वो उसको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मेशन में भी कन्वर्ट कर देगी। ठीक है। अच्छा, इसका रिप्रेजेंटेशन तो ये हुआ जो मैंने आपको समझा दिया, लेकिन थोड़ी सी इसकी कंडीशन को समझ लेते हैं कि हम चेंज कैसे लिखेंगे, वर्क डन कैसे लिखेंगे, ये अरेंजमेंट भी लाजमी है। तो चले मैं अब उसकी डिस्कशन पर चलता जा रहा हूँ। डेफिनेशन समझ में आ गई, ये बिल्कुल न्यू टर्म है, तभी मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है इन चीजों को अंडरस्टैंड करवाने के लिए। देखें, बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं, समझना है, उसके बाद ही हम इसके ऑब्जेक्टिव्स को, एमसीक्यूज को समझने की कोशिश करेंगे। देखें, यहाँ पर मैं एक और मेजरमेंट बना देता हूँ, यहाँ पर एक फील्ड की शक्ल बना देते हैं। हमारे पास ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना देते हैं, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम बना देते हैं। इसी तरीके के साथ हम यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना देते हैं, ठीक है।
अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अंदर हमारे पास देखा जाए तो ये एक पॉजिटिव चार्ज, ये ऊपर से पॉजिटिव है क्योंकि फील्ड लाइन को देखकर हम बता सकते हैं कि पॉजिटिव कहाँ है नेगेटिव कहाँ है, और नीचे हमारे पास एक नेगेटिव प्लेट है। तो ऊपर पॉजिटिव प्लेट है, नीचे नेगेटिव प्लेट है। इन दोनों के बीच में हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अब ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कहाँ मूव करेगी, ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव करेगी नीचे की तरफ क्योंकि फील्ड का डायरेक्शन ये है। लेकिन हमें इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को कहाँ लेके जाना है, अगेंस्ट द फील्ड। तो अगेंस्ट द फील्ड हम इस पर वर्क डन करेंगे तो हम इसको कहाँ मूव करवाएंगे, ऊपर की तरफ हम मूव करवाएंगे। अब जब हम उसको ऊपर की तरफ मूव करवाएं तो इन प्लेट्स का मैं नाम लिख लेता हूं कि ये ऊपर वाली प्लेट बी है और नीचे वाली प्लेट ए है। ठीक है। अब मुझे यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। फार्मूला सेम होगा, लेकिन समझना यह है कि फाइनल कौन सा पोटेंशियल होगा और इनिशियल कौन सा पोटेंशियल होगा, और जब हम वर्क डन करेंगे तो वो भी कहाँ से कैसे करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करवाएंगे वो हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास ये होगी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके बराबर है, वो बराबर है वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। ठीक है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे, इसको क्यू नॉट कर देते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस जो लिखेंगे वो होगा फाइनल माइनस इनिशियल, ऑलवेज याद रखिएगा। जो अपने पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है वो हमेशा क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है। तो हम तो उसको कहां से लेके जा रहे हैं, ए से बी की तरफ लेके जा रहे हैं। तो फाइनल इसका क्या हुआ, फाइनल इसका हुआ वी बी, और इसका जो इनिशियल हुआ वो क्या हुआ, वो हुआ वी ए। मतलब जिससे लेके जा रहे हैं वो बाद में लिख देना है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं वी ए लिख देता हूँ, तो ये हुआ वी बी माइनस वी। लेकिन आपने जो वर्क डन लिखना है ना, वो वर्क डन एक्यूरेट लिखना है कि आपने वर्क डन कहाँ से कहाँ किया था। हम चार्ज को कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं, बी से ए या ए से बी, ए से बी। तो वर्क डन में आपने क्या लिखना है, वर्क डन में आपने ये लिखना है फ्रॉम ए टू बी। ये समटाइम्स रिप्रेजेंटेशन भी आ जाती है, याद रखिएगा। जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमेशा फाइनल माइनस इनिशियली होता है, वो हमेशा क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियली होता है। लेकिन जो वर्क डन होगा ना, वो जब आप चार्ज को मूव करवाएंगे तो उसकी ही अरेंजमेंट में आपने क्या करनी होगी, उसकी इसी केस को डिस्कस करना होगा। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपने क्या करना है, समझना है, इसको अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद ही जो है आप इसको जो है वो कंसीडर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ से हम मुख्तलिफ फार्मेशन डिस्कस कर लेते हैं। कैसे मुख्तलिफ फार्मेशन डिस्कस करेंगे, अब आप देखिएगा। अब हमें कहा गया कि अगर हम वो काइनेटिक एनर्जी के चेंज में पढ़ लें इसी इक्वेशन को, जो आपने पोटेंशियल डिफरेंस की मेजरमेंट के हिसाब से निकाली, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस की जो इक्वेशन थी, अगर हम काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में भी पढ़ना चाहें तो वी कैन अंडरस्टैंड, हम उसको भी पढ़ सकते हैं। उसकी मेजरमेंट भी हमें बताई गई। अच्छा, इसका यूनिट बता दूं मैं आपको, वर्क डन का क्या होता है, जूल। ठीक है। और जो क्यू होता है वो होता है कूलम। तो जूल पर कूलम जो है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है वोल्ट के। और अगर मुझे 1 वोल्ट की डेफिनेशन चाहिए तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल डिवाइडेड बाय 1। ठीक है। तो ये हमारे पास आएगी इसकी अरेंजमेंट। तो डेल्टा वी किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा वी हमारे पास बराबर हुआ, अगर हम इसको काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में पढ़ना चाहें तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि दैट इज नथिंग बट द चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। तो वर्क डन को मैं चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में लिख सकता हूँ। ठीक है। अब इसी तरीके के साथ, इसी सेम मेथड के साथ, अगर मुझे चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन चाहिए तो क्यू नॉट डिवाइड कर रहा है, इससे आके क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो ये जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, वो किसके बराबर हो जाएगी, वो बराबर हो जाएगी क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। यहाँ से वेलोसिटी की इक्वेशन प्रूफ होती है, और वेलोसिटी की इक्वेशन क्या है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, 1/2 mv², ये v स्पीड है। ठीक है। और ये क्यू नॉट और डेल्टा वी रिमेन्स सेम, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। अब अगर मुझे v की इक्वेशन चाहिए तो 2 डिवाइड कर रहा है उसे मल्टीप्लाई करेगा, और m मल्टीप्लाई कर रहा है उसे ना के डिवाइड करेगी। तो v² किसके बराबर हुआ, v² बराबर हुआ क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी डिवाइडेड, अच्छा 2 मल्टीप्लाई होगा सोरा, ये वी m, वी स्क्वायर है तो स्क्वायर खत्म करने के लिए आप अंडर रेटिकल पुट करते हैं। तो v किसके बराबर होगा, अंडर रेटिकल 2 क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी डिवाइडेड बाय मास। तो ये इक्वेशन है फॉर डिटरमाइनिंग द स्पीड, हम उस चार्ज की स्पीड को डिटरमाइन कर सकते हैं। जबकि आपको पोटेंशियल और उसका मास और कोई एक चार्ज दी जाए, जैसे इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का मास और चार्ज हमें पता है, पोटेंशियल डिफरेंस आप डिटरमाइन, पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाएगा तो आप उसकी स्पीड डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये एक मेथड है, जो मैं तरीका था मैंने आपको यहीं पर समझा दिया इस इक्वेशन की बुनियाद पर। ठीक है। अब आप इसको मुख्तलिफ फार्मेशंस पर भी लिख सकते हैं, वो हम कैसे लिख सकते हैं वो भी हमें फार्मेशन बताएगी। वो क्या बताएगी कि आप इसी इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज कर दें तो आपको यूनिट ऑफ एनर्जी मिलेगा।
और इस इक्वेशन को हमें कैसे चेंज करना है, यूनिट ऑफ एनर्जी कैसे मिलेगा, वो मैं आपको तरीका बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये जो चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन है, ये चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन आपको किसके बराबर मिलेगी, ये आपको बराबर मिली क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी। ठीक है, अब अगर मैं आपको कहूँ कि मेरे पास जो चार्ज को मैंने पोटेंशियल डिफरेंस दिया, जो मैंने चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस दिया, वो कितना दिया, वो मैंने दिया 1 वोल्ट। चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस मैंने कितना दिया, 1 वोल्ट दिया। ठीक है, और वो जो चार्ज है दर हकीकत वो क्या है, वो इलेक्ट्रॉन है। वो चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। समझ आ रहा है, वो चार्ज हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर उस चार्ज की वैल्यूज को डिटरमाइन करना है। देखिए कैसे, तो जो चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर हो जाएगी, वो आपके पास बराबर हो जाएगी चार्ज। और चार्ज को हमने इलेक्ट्रॉन डिस्कस किया था, तो मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लिखूंगा। पोटेंशियल डिफरेंस कितने का दिया था, 1 वोल्ट का, तो मैं यहाँ पर 1 वोल्ट या जस्ट वोल्ट लिख लूँ। तो ये जो इलेक्ट्रॉन इंटू वोल्ट है ना, ईवी, ये क्या है आपके पास, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किसके बराबर हुआ, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास क्या है, यूनिट ऑफ एनर्जी है। लेकिन ये है कि हम इसको मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखते हैं, बिल्कुल स्मॉलेस्ट लेवल पर देखते हैं। तो ये एक यूनिट ऑफ एनर्जी है, याद रखिएगा। अब आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, देखें अगर मैं यहाँ पर यूनिट्स पुट करना चाहूँ तो आप यूनिट भी पुट कर सकते हैं। वो यूनिट कैसे पुट कर सकते हैं, अब आप देखें। अगर मुझे क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट करने का हमें तरीका बता दिया, वो ये बता दिया कि जो आप चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी पुट कर रहे थे जिस अरेंजमेंट के हिसाब से, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस था और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज थी वो भी हमारे पास गिवन थी। तो उसके हिसाब से अगर आप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी देखें, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी कितनी होगी, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितनी होती है, 1.6 इंटू 10 पावर -19। और पोटेंशियल डिफरेंस कितने का अप्लाई किया था, 1 का। तो याद रखिएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी होती है, 1.6 इंटू 10 पावर -19 जूल्स। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कंटेन्स 1.6 इंटू 10 पावर -19 जूल्स। इसी तरीके के साथ अगर आपने 1 जूल को डिटरमाइन करना है, तो ये पूरा टर्म मल्टीप्लाई कर रहा है, इस साइड आके 1 को डिवाइड करेगा। सो यू गॉट 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो ये आपने दो अरेंजमेंट सहन में रखनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के केस में। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन याद रखिएगा इस केस में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट ऑफ एनर्जी है, याद रखिएगा, वोल्ट का यूनिट नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं आपको पूछूं कि जूल बड़ा या इलेक्ट्रॉन वोल्ट बड़ा, तो आप क्या कहेंगे, हाँ करेक्ट वन, याद रखिएगा, दैट जूल इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जूल बड़ा यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, वो मैंने पहले बता दिया कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट बिल्कुल छोटा यूनिट है। तो ऐसे आप इसकी अरेंजमेंट निकाल सकते हैं। इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप प्रोटॉन वोल्ट भी कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि जितनी चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होती है उतनी चार्ज किस पर होती है, प्रोटॉन पर होती है। तो अभी हमने पोटेंशियल डिफरेंस समझा। पोटेंशियल डिफरेंस है क्या, हमने उसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट लिया कि हम उसको कैसे जो है वो दर हकीकत समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हमने इसके अंदर एक यूनिट ऑफ एनर्जी पढ़ा, दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये इक्वेशन याद कीजिएगा, ये स्पीड डिटरमाइन करने के लिए, जो चार्ज पार्टिकल है उसके हम स्पीड के लिए भी ये कंडीशन जो है वो पुट कर सकते हैं इन कंडीशन के हिसाब से। तो ये एक बेसिक एस्पेक्ट है जिसमें हमें क्या करना होता है, इन अरेंजमेंट को अंडरस्टैंड करना होता है। ये समझ में आ गया, ओके। अब चलें, अब हम अंडरस्टैंडिंग की तरफ चलते हैं। अब हम इन चीज़ों को समझेंगे कि हमारे पास इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, हम इसको किस तरीके से जो है वो अरेंजमेंट में लेके आ सकते हैं। ये जो है वो इन कंडीशंस को हम यहाँ पर कैसे देख सकते हैं। अब इस पोटेंशियल डिफरेंस के बाद एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट आ जाता है, जिसको आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कह सकते हैं, या आप उसको एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज भी कह सकते हैं। एक ही बात है, अरेंजमेंट को अंडरस्टैंड करना है, समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि हमें जो अब कॉन्सेप्ट समझना है वो एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझना है। वैसे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी याद है, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, हाँ, जिसमें हम क्या करते हैं, एक मास को जो है वो इन्फिनिटी पर लेके जाते हैं। तो यहाँ पर भी दर हकीकत वही कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर भी क्या है, वही कॉन्सेप्ट है, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहाँ पर हमें क्या बताया गया, यहाँ पर हमें ये बताया गया कि आप जिस पॉइंट से चार्ज को लेके आ रहे हैं, ठीक है, मैं वो पॉइंट्स थोड़े से डिस्कस कर लेता हूँ। लेट सपोज मैं आपको कह रहा हूँ कि अगेन मेरे पास एक चार्ज है, ठीक है,
तो उस चार्ज के सराउंडिंग में एक उसकी फील्ड बनी पड़ी है, तो यहाँ पर मैं उसकी फील्ड बना देता हूँ। भाई देखिए ना, ये जो फील्ड मैंने बनाई है ना, ये अप टू इन्फिनिटी लेवल तक हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर आ रहा हूँ। तो ये मेरे पास एक चार्ज है, ठीक है, ये हमारे पास है बी वाली पॉइंट पर, और इसको मैं इस फील्ड के अंदर लेके आ रहा हूँ टू अ लिमिटेड स्पेस इस पॉइंट के ऊपर, और इस पॉइंट पर हमारे पास पॉइंट ए है। अब पॉइंट ए पर जो पोटेंशियल होगा उसको हम वी ए कहेंगे, और पॉइंट बी पर जो पोटेंशियल होगा उसको हम वी बी कह देते हैं। हमने किया क्या, हमने जो बी को है ना वो कहाँ पर प्लेस कर दिया, हमने बी को इन्फिनिटी पर प्लेस कर दिया, एट इनफाइनाइट। ठीक है, मतलब हमने जो रेफरेंस लेवल लिया वो इनफाइनाइट है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ रेफरेंस लेवल, यानी कि आपने जो बी को है वो रेफरेंस लेवल लिया, और रेफरेंस लेवल में उसको कहाँ पर पुट कर दिया, इनफाइनाइट पर पुट कर दिया। तो जब हमने बी को इनफाइनाइट पर पुट कर दिया, जो हमने रेफरेंस लेवल लिया था, तो इनफाइनाइट पर जो पोटेंशियल होता है वो किसके बराबर होता है, वो जीरो के बराबर होता है। पोटेंशियल जीरो के बराबर क्यों होता है, अब सुनो। V जो है वो बराबर होती है कि Q डिवाइडेड बाय R। ये आगे चल के मैं पढ़ाता वैसे भी। तो अगर मैं उसको इन्फिनिटी पर रखता तो R की वैल्यू क्या हो जाती, इन्फिनिटी, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो ये हो जाता के क्यू डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी, तो इसका आंसर क्या आ जाता, जीरो। तो ये एक मेथड है इसको सॉल्व करने का। तो जो वी बी है वो जीरो के बराबर है। तो अब अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो सेम मेथड है। पोटेंशियल डिफरेंस हम क्या करेंगे भाई, आपने जो वर्क डन किया डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, लेकिन यहाँ पर आपने उस पर कहाँ से कहाँ पर वर्क किया था, फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हाइल कीपिंग इट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। सेम ही कंडीशन है। अगेन पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो हम बी से ए की तरफ लेके आ रहे हैं, तो ए इसका फाइनल हो जाएगा वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। अब इन्फिनिटी पर वी बी किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के। तो वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, या अगर आप इसकी मतलब सिंपल फॉर्मेशन लिखना भी चाहें तो आप लिख सकते हैं कि जो वी है वो किसके बराबर है, वो बराबर है वर्क डन डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। जो v है उसको हमने किसके बराबर किया, वर्क डन डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। ये तो वो चार्ज थी जो हम क्यू नॉट लेके आ रहे हैं, लेकिन एक और चार्ज भी है ना वे जो पीजी में पॉजिटिव रखी थी क्यू। अगर इसका पोटेंशियल आपने डिटरमाइन करना हो तो उसका फार्मूला क्या है, उसका फार्मूला जो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया, वो क्या होता है, वो होता है v इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर। देखें, इस क्यू का जितना मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा पोटेंशियल उतना ज्यादा है। ठीक है, और डिस्टेंस जितना कम होगा इसी तरीके के साथ पोटेंशियल ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि वी और आर आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और कैसे होते हैं, ग्राफ कैसे बनते हैं, ये मैंने आपको जो है ना वो कल भी बता दिया था इन चीजों के अरेंजमेंट। तो ये रहा बेसिक सा कॉन्सेप्ट जिसमें हम एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिस्कस करते हैं, जिसे हमें एक पॉइंट को कहां पर रखना होता है, इन्फिनिटी पर, और उसको हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के करस्पॉन्डिंग में लेके आते हैं। सेम कंडीशन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन होती जाए इस चीज के हिसाब से। ठीक है, और इसका जो हम यूनिट निकालें तो यूनिट मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला है वो W अपॉन क्यू है, तो जॉल पर कूलम, जो किसके बराबर होता है, वोल्ट के बराबर होता है। अब इसी तरीके के साथ अगर इसका बेस यूनिट निकाला जाए तो वो हमें क्या मिलेगा, वो हमें मिलेगा केजी मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स क्यूब एंड एम्पियर इनवर्स। निकालना तरीका आसान है, जॉल की जगह पर उसका बेस यूनिट रखिएगा केजी मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स स्क्वायर, कूलम की जगह पर आप एम्पियर इनटू सेकंड लिखेंगे तो आपको इसकी फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये हमने बेस यूनिट्स के टर्म्स में भी इस चीज को अंडरस्टैंड कर दिया। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कहलवाता है, इसको आप एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कह सकते हैं। तो ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बेसिक सी अरेंजमेंट है, जिसमें हमें क्या करना होता है, इन चीजों को दर हकीकत क्या अंडरस्टैंड करना होता है। तो जब तक इनको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तब तक आप इसकी फॉर्मेशन को पढ़ नहीं सकते या डिस्कशन में नहीं लेके आ सकते। ठीक है, इज इट क्लियर फॉर, ओके। तो ये एक अरेंजमेंट है जिसको हाँ सिर्फ हमें सिर्फ एक रेफरेंस लेवल लेना होता है, और उस रेफरेंस को हमने जो है वो इंडिपेंडेंट डिस्कस कर लिया, और सॉरी इनफाइनाइट डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब हमने यहाँ पर एक फार्मूला पढ़ा कि भाई पोटेंशियल और आर का आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हमने एक और फार्मूला पढ़ा था, वो दो प्लेट्स के बीच में जो हम पोटेंशियल डिफरेंस डिटरमाइन कर लेते हैं, दो प्लेट्स के बीच में जो हम पोटेंशियल डिफरेंस डिटरमाइन कर लेते हैं वो भी आपको पता है। तो उसका फार्मूला हमने क्या पढ़ा था, उसका फार्मूला यहाँ पर मैं वो दो प्लेट्स बना देता हूँ ताकि ये क्लियर हो जाए इस केस के अंदर। मेरे पास ये दो मेटालिक प्लेट्स, दो प्लेट्स हैं, उन दो प्लेट्स के बीच में अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस डिटरमाइन करवाना हो तो हम कैसे इसकी अरेंजमेंट ले सकते हैं कि भाई इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, लेट्स सपोज वो डेल्टा वी के बराबर है,
तो वो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके बराबर है, वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डी। नेगेटिव क्यों है मैंने कल बताया था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इन ये तब हम अप्लाई करेंगे जब हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी तो पोटेंशियल और डी के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये चीजें हम कल पढ़ चुके थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं रहेगी पोटेंशियल और आर के बीच में। तो यहाँ पर हमारे पास डेल्टा वी और डिस्टेंस आपस में क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इन चीजों को अंडरस्टैंड करना है और इन चीजों को कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जिसमें आपने क्या करना है, इनकी अरेंजमेंट को आकर डिस्कस करना है। इज इट क्लियर? चले। अच्छा, उसके बाद एक और बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट वो ये है कि हमें कैसे पता चले कि पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पर इंक्रीज करती है और पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पर डिक्रीज करती है। भाई बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखिए, मैंने पहले बता दिया था कि उसकी डेफिनेशन में यहाँ पर देख लें, मैंने पहले आपको इसकी डेफिनेशन में बता दिया था कि ये दर हकीकत इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, देख लें। तो वही उस पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के ऑर्डर में अगर हम डिस्कस करना चाहें तो अब हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का। कि आप इस चीज को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में कैसे डिफाइन करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में हम इसको ऐसे डिफाइन करेंगे कि जो चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगा वर्क डन के टर्म्स में, वो देखें चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर है, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी इंटरनल एनर्जी में। तो अगर मुझे इंटरनल एनर्जी की वैल्यू, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू चाहिए तो क्यू नॉट डिवाइड कर रहा है से मल्टीप्लाई करेगा। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी। ये करस्पॉन्डिंग हमने इसकी रीजनेबल्स निकाले थे, ठीक है। और अभी हमने पोटेंशियल की वैल्यू एक निकाली थी किसी भी एक के करस्पॉन्डिंग। तो इंटर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बराबर हो जाएगी पोटेंशियल इंटू क्यू नॉट, ठीक है। और पोटेंशियल की इक्वेशन इंडिविजुअल चार्ज के लिए निकाली थी के क्यू डिवाइडेड बाय आर, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस क्यू नॉट के साथ। तो करस्पॉन्डिंग जो आंसर हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, के क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर। तो ये है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का केस जिसमें हम दोनों चार्ज को आके डिस्कशन कर लेते हैं। फिर इसी तरीके के साथ अगर हम दो एक जैसी चार्जेस या दो डिफरेंट चार्जेस की बात करें तो हमारे पास कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, मेरे पास ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और मेरे पास एक और भी पॉजिटिव चार्ज है, ये चीज। अब इस पॉजिटिव चार्ज की फील्ड आउटवर्ड है, सही है। लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ कि भाई इस पॉजिटिव को मैं इस फील्ड के अंदर लेके आऊंगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेगा अगेंस्ट द फील्ड। अगर अगेंस्ट द फील्ड होगा तो यहाँ पर वर्क डन हो जाएगा नेगेटिव। लेकिन नेगेटिव वर्क डन में याद रखिएगा जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है, वो इंक्रीज हो जाती है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है, क्योंकि अगेंस्ट द फील्ड मूव करवा रहे हैं। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि मैंने जो है वो किसी बॉल को जमीन से ऊपर लेके जाना है, तो जैसे जैसे जमीन से ऊपर लेके जाऊंगा तो वो फील्ड के अगेंस्ट जा रहा है क्योंकि जमीन की फील्ड नीचे है। लेकिन उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इसी तरीके के साथ मेरे पास ये एक पॉजिटिव चार्ज है और मेरे पास ये एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब दरहकी का देखा जाए तो ये नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगी, इस पॉजिटिव चार्ज के करीब जाएगी। तो इसका क्या मतलब है कि इसका जो वर्क डन हो रहा है वो फील्ड की तरफ हो रहा है तो पॉजिटिव, लेकिन इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। जैसे कि इस बॉल को सर्टेन हाइट से फेंका जाए तो वो नीचे की तरफ आएगा, तो पॉजिटिव वर्क डन है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी उस केस में, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कब होगी, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी कब होगी, याद रखिएगा। जब फील्ड के अगेंस्ट जाए तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, जब फील्ड की तरफ जाए तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सेम ही कॉन्सेप्ट है हमारे पास, समझ आ गया। अब ये जो मैंने फार्मूला अभी आपको बताया, ये वाला फार्मूला, इस पर एक एमसीक्यूज कर लेते हैं ताकि आपकी क्लियरिफिकेशन हो जाए। मैं इसको इरेज करूंगा यहाँ से, ठीक है। और इसके हम थोड़ा सा एमसीक्यूज को डिस्कस कर लेते हैं। देखें, हम एमसीक्यूज में ये कहा गया कि भाई आपके पास जो है वो दो प्लेट्स हैं जिसके दरमियान में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितने का है, वो है 100 वोल्ट का, ठीक है। और हमारे पास जो पार्टिकल है वो अल्फा पार्टिकल है। हमारे पास पार्टिकल कौन सा है, अल्फा पार्टिकल। हमें पता है कि अल्फा पार्टिकल पर जो चार्ज होती है ना वो क्या होती है, वो ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होती है, 2e के बराबर, ठीक है। तो हमें क्या पूछा गया, हमें ये पूछा गया कि भाई आपने उसकी काइनेटिक एनर्जी को डिटरमाइन करना है। तो अभी मैंने आपको बता दिया था वो फार्मूला कि भाई जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसको भी हम लिख सकते हैं कि वो चार्ज इंटू चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है आपके पास, 100 वोल्ट, मल्टीप्लाई बाय ट्वाइस ऑफ दिस वन ई। तो ट्वाइस ऑफ ई को जो हम लिखना चाहें तो वो हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2e, ठीक है। तो 100 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, यू गॉट 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर हम जूल में कन्वर्ट करना चाहें तो 200 मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 मैंने पहले आपको समझा दिया। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है तो आपके पास आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻17 जूल्स। तो ये आपको क्या मिल जाएगी? इसकी काइनेटिक एनर्जी जूल्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर जूल में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई बाय दिस वन, अगर जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड बाय दिस वन, या मल्टीप्लाई बाय 6.25 इंटू 10⁻18। तो ऐसे भी आप इस चीज को क्या कर सकते हैं? अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट जिसमें हमें क्या करना होता है? इन चीजों की अरेंजमेंट को डिस्कस करना। इज इट क्लियर? इजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन समझना है, उसके बाद ही हम इंफॉर्मेशन को डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, यूनिट ऑफ एनर्जी, तो ये यूनिट ऑफ एनर्जी में जो है ना, एनर्जी को गेन भी कर सकता है या लॉस भी कर सकता है ना। ये जो यूनिट ऑफ एनर्जी में है वो उसको गेन भी कर सकता है, वो इसको लॉस भी कर सकता है, दोनों चीज कर सकता है। जब हम पोटेंशियल डिफरेंस कितने का अप्लाई करते हैं? 1 वोल्ट। तो मैंने आपको पहले बता दिया इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कंडीशंस में। तो ये है बेसिक सा कॉन्सेप्ट, जब हम क्या करते हैं? इन चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं इनके पर्सपेक्टिव। ये समझ में आ गया? चलें भाई, उसके बाद हम बात करते हैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट की, और वो होगी हमारे पास जीरो फील्ड लोकेशन। लेकिन उस जीरो फील्ड लोकेशन में अब हमने क्या फाइंड करना होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना। जीरो फील्ड लोकेशन में हमें क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिटरमाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब बड़े सिंपल, बड़े अहम से कॉन्सेप्ट है, इसको अपने अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, समझना है चीजों को। भाई सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बताना चाहूंगा आपको, वो ये कि भाई आपके पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, वो कौन सी क्वांटिटी है? वो स्केलर क्वांटिटी। याद रखिएगा, आपके पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। स्केलर क्वांटिटी की जो एडिशन होती है, सब्ट्रैक्शन होती है, वो होती है बाय सिंपल मैथमेटिकल अलजेब्रा। ठीक है, जैसे आप नंबर्स को ऐड करते हैं वैसे ही होती है, इसमें कोई वेक्टर का रूल नहीं है। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है, लेकिन इसमें ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। अब समझिएगा इस चीज को। मैं आपको कह रहा हूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर मुझे किसी पॉजिटिव चार्ज का चाहिए, तो लेट सपोज मेरे पास एक फील्ड है और उस फील्ड के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज। तो मुझे अगर इस पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल चाहिए, तो इस पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल होगा के क्यू डिवाइडेड बाय आर। सिंपल है, जो मैंने पहले बता दिया था, लेकिन मैंने यहाँ पर पॉजिटिव पुट कर देना है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल है। इसी तरीके के साथ अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल चाहिए, सही है, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल, तो मैं यहाँ पर माइनस पुट कर दूंगा और ये हो जाएगा V इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर। सेम ही, लेकिन फर्क ये होगा कि मैं यहाँ पर माइनस पुट कर दूंगा। तो माइनस को काइंडली जहन में रखिएगा कि ये नेगेटिव का मतलब ये नहीं कि इसका डायरेक्शन नहीं, इसके डायरेक्शन का कोई किस्सा नहीं यहाँ पर। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि पॉजिटिव की लाइंस कहाँ निकलती हैं? बाहर की तरफ। तो नेगेटिव की लाइंस कहाँ आती हैं? अंदर की तरफ। तो जब मैं नेगेटिव चार्ज की बात करूँ ना, तो उसके पोटेंशियल में मैं माइनस दूंगा, और जब मैं पॉजिटिव की बात करूं तो मैं उसके पोटेंशियल पे पॉजिटिव दूंगा। ये चीज बड़ी अंडरस्टैंड कर, इनको समझिएगा कि ये पोटेंशियल नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ चार्ज की रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास। तो ये बेसिक सी कंडीशन जो आपने अंडरस्टैंड करनी है कंडीशंस में। उसके अच्छा, ये कि इसकी पहली पॉइंट स्केलर क्वांटिटी के मुताबिक। दूसरी पॉइंट मेरी सुने। दूसरी पॉइंट हमारे पास ये है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो जीरो किसके लिए हो सकता है? वो जीरो हो सकता है अपोजिट चार्जेस के लिए। सिमिलर चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कभी भी जीरो नहीं हो सकता। यहां पर मैं लिख लेता हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इज जीरो। ये आपको कब जीरो मिलेगा? इज जीरो ओनली फॉर अपोजिट चार्जेस। भाई जब अपोजिट चार्ज होंगी तो जीरो मिल सकता है, और अगर अपोजिट चार्जेस नहीं होंगी तो जीरो नहीं मिल सकता। ये याद रखिएगा भाई। सिमिलर चार्जेस के लिए कभी भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एक जैसी चार्जेस होंगी ना, तो पोटेंशियल एक में भी पॉजिटिव, दूसरे में भी पॉजिटिव, तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा, जीरो हो ही नहीं सकता। अगर एक माइनस तब भी ऐड करना पड़ेगा, तब भी जीरो नहीं हो सकता। तो अपोजिट चार्जेस के लिए किसी न किसी कंडीशन पर जीरो हो सकता है, लेकिन सिमिलर चार्जेस के लिए कभी भी माइनस नहीं हो सकती ये कंडीशन। तो याद रखिएगा, इनके पर्सपेक्टिव को अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद ही आपके इसके
करस्पॉन्डिंग आंसर्स को निकाल सकते हैं। ठीक है, तरीका सेम ही है, मेथोडोलॉजी आपके पास सेम ही बनेगी, लेकिन इसके तरीके कुछ और होते हैं हमारे पास। जैसे मैं आपको अंडरस्टैंड करवाना चाहूँ यहाँ पर क्या होगा, समझ लें इसको। समझते कैसे ये मैं बता देता हूँ। मेरे पास एक चार्ज है विच इज क्यू। बड़ा सिंपल तरीका है, जैसे मैंने पहला एमसीक्यूज करवाया था उसी के हिसाब से करेंगे। एक नेगेटिव चार्ज है 3Q, क्यू और 3Q के बीच में हमें डिस्टेंस बताया गया। वो हमें डिस्टेंस कितना बताया गया, वो हमें बताया गया टी। ठीक है, हमें कहा गया कि एक पॉइंट है जो इस क्यू से दूर है, यहाँ पर क्यू से दूर एक पॉइंट है जहां पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, जहां पर पोटेंशियल की वैल्यू जीरो है, यानी कि यहाँ पर टोटल पोटेंशियल की वैल्यू जीरो है। उस पॉइंट को आप पी कह लें, कोई भी पॉइंट कह सकते हैं, यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू जीरो है। और इस क्यू से जो इस पॉइंट का डिस्टेंस है वो हमें दिया गया, वो हमें दिया गया एक्स के करेस्पॉन्डिंग। अब हमें करना क्या है, अभी हमें पोटेंशियल फाइंड करना है इस पॉइंट के ऊपर। इस पॉइंट को जो है आप पॉइंट पी का नाम दे सकते हैं। तो आप कहेंगे इस पॉइंट पर जो वी पी होगा वो एडिशन होगी टोटल पोटेंशियल्स की। कौन सी टोटल पोटेंशियल की, एक ये पोटेंशियल, एक इसका पोटेंशियल। तो मैं इस पॉइंट को एज ए नाम दे देता हूँ, इस पॉइंट को एज ए बी नाम दे देता हूँ। तो वी पी इज इक्वल टू वी ए प्लस वी पी। ऐसे ही हम दोनों को ऐड कर देंगे। अब पोटेंशियल एट पॉइंट पी किसके बराबर है, जीरो के, वो मैंने बता दिया। वी ए का पोटेंशियल चाहिए तो सेम तरीका है, कैसे फाइंड करेंगे, के क्यू डिवाइडेड बाय आर। लेकिन यहाँ पर आर डिस्टेंस कौन सा है, वो एक्स वाला, यहाँ पर एक्स करेंगे। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये देख लें, और ये कौन सी है, ये नेगेटिव है, तो मैं इसको माइनस कर दूंगा। माइनस क्या पुट कर दूंगा, के क्यू डिवाइडेड बाय, इसका डिस्टेंस कितना होगा, डी, और आगे की तरफ गया है तो मैं इसको कहूंगा डी प्लस एक्स। ये माइनस का पूरा टर्म इस साइड जाएगा तो प्लस का, तो आंसर आ जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय डी प्लस एक्स। अब ये के क्यू में खत्म हो जाएगा, है ना, ये सॉरी, ये थ्री है ना, ये 3Q है, तो ये 3Q हो जाएगा यहाँ पर 3KQ। तो के क्यू में खत्म हो जाएगा, बाकी ऊपर 3 बचेगा। तो यहीं पर ही मैं इसको जो है वो सॉल्व कर लेता हूँ, कोशिश करता हूँ इसको सॉल्व करने की। ये यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखें। तो यहाँ पर बचेगा 1/x, और यहाँ पर क्या बचेगा, 3/d+x। अब दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे डी प्लस एक्स के साथ, तो डी प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स को 3 के साथ तो 3x, प्लस का एस उस साइड जाएगा तो माइनस का x, तो d इज इक्वल टू 3x माइनस एक्स। तो d बराबर हो जाएगा 2x के, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, d डिवाइडेड बाय 2। यानी कि जीरो फील्ड लोकेशन कब आपको मिलेगी, जब d को आपने क्या करना होगा, हाफ करना होगा। तो x वाला आपको डिस्टेंस मिल जाएगा, उस पॉइंट पर आपको पोटेंशियल की वैल्यू क्या मिलेगी, जीरो के बराबर। समझ में आ गया, तरीका यही है, आप कोई भी कंसीडर कर लें, लेकिन मेथोडोलॉजी आपके पास यही बनेगी। इसी तरीके के साथ आप इन चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये एक एमसीक्यूज है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के मुतालिक, याद रखिएगा। अपोजिट चार्जेस के लिए जीरो हो सकता है, लेकिन कैसे हो सकता है वो मैंने अभी आपको तरीका समझा दिया है। अगर लेट सपोज ये इसके बीच में होनी चाहिए, चले मैं यहीं पर ही इसको एक और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। देखिए, मेरे पास एक चार्ज है Q, मेरे पास दूसरी चार्ज है 3Q। ये पॉजिटिव कर लेते हैं, ये माइनस कर लेते हैं। ये पॉइंट ए पर है, ये पॉइंट बी पर है। इनके बीच में जो टोटल डिस्टेंस है वो हमें बताया गया, वो डी बताया गया। पॉइंट पी इन दोनों के बीच में, सेंटर पर नहीं है, मतलब थोड़ा सा साइड में है, यहाँ पर है। तो क्यू से उसका जो डिस्टेंस है वो एक्स के बराबर। अब हमें अगर पोटेंशियल चाहिए पॉइंट पी पर, तो पॉइंट पी का पोटेंशियल किसके बराबर हो जाएगा, पोटेंशियल एट पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल एट पॉइंट बी। ठीक है, अब वीपी पर पोटेंशियल क्या है, जीरो के बराबर। यहाँ पर पोटेंशियल जीरो के बराबर है। और वी ए का पोटेंशियल चाहिए तो उसको कैसे मालूम करेंगे, के क्यू डिवाइडेड बाय पी से क्यू का डिस्टेंस कितना है, एक्स। तो यहाँ पर एक्स लिखूंगा, एक ये हो जाएगा माइनस की, ये माइनस की है, तो मैं इसको लिखूंगा 3KQ, क्योंकि ये 3Q है डिवाइडेड बाय इसका डिस्टेंस कितना मिलेगा, टोटल में से ये जो आपको टोटल है इसमें से ये माइनस करूंगा तो यहाँ से लेकर ये मिल जाएगा, तो मैं इसको लिखूंगा d-x। तो ये पूरा टर्म माइनस का उस साइड जाएगा तो प्लस का, तो KQ डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 3KQ डिवाइडेड बाय d-x। के क्यू में खत्म हो जाएगा, तो 1/x इज इक्वल टू 3/d-x। अगेन बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो इसका आंसर आपके पास आएगा, ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा d-x इज इक्वल टू 3x। ये माइनस का उस साइड चला जाएगा तो प्लस का, d इज इक्वल टू 3x प्लस x। तो d किसके बराबर हो जाएगा, 4x के। तो x का आपको आंसर क्या मिलेगा, d डिवाइडेड बाय 4। ये तब आपको मिलेगा जब वो पॉइंट इन दोनों के बीच में हो।
सेंटर पर नहीं हो सकती, लेकिन उससे थोड़ा सा अवे हो सकती है। D/4 का कॉन्सेप्ट है हमारे पास। अब अगर D 100 है तो D डिवाइड बाय 4 तो 25 पर आपको मिलेगी। तो ऐसे आप उन चीजों की जो है ना वो अरेंजमेंट को निकाल सकते हैं। जैसे अगर D हमारे पास 20 है तो X आपको 5 मिलने वाली है। तो ये है दर हकीकत बेसिक सा कॉन्सेप्ट, यहाँ पर आपको पोटेंशियल की करस्पॉन्डिंग आंसर मिलना चाहिए। ठीक है, इसके मुतालिक एक और एमसीक्यूज हम डिस्कस कर लेते हैं। और एक एमसीक्यूज कुछ इस तरीके से आ सकते हैं। लेट सपोज हमें कहा गया है कि आपके पास 3 चार्जेस हैं, ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, ये Q3 चार्ज है, डिफरेंट लोकेशंस पर। ठीक है, एक सिंगल पॉइंट है, उस पॉइंट तक का डिस्टेंस हमें मिला गया। ये Q1 से डिस्टेंस है, ये Q2 से डिस्टेंस है और ये Q3 से डिस्टेंस है। वो हमें बताया गया कि ये डिस्टेंस R1 है, ये डिस्टेंस R2 है, ये डिस्टेंस R3 है। तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट? भाई बड़ा सिंपल सा तरीका है, इसका कोई ना कोई पोटेंशियल मिलेगा तो वो किसके बराबर हो जाएगा? KQ1 डिवाइडेड बाय R1। फिर ये प्लस है तो ऐड करेंगे, या माइनस है तो माइनस कर देंगे। ठीक है, इसका क्या मिलेगा? KQ2 डिवाइडेड बाय R2। और इसका भी कोई ना कोई मिलेगा तो जो बराबर है KQ3 डिवाइडेड बाय R3। तो ऐसे इनको अंडरस्टैंड करना है। अगर पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव पुट कर दें, अगर माइनस हो तो माइनस पुट कर दें। एक एमसीक्यू जैसे आ सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक एमसीक्यू देने का कुछ और तरीका होता है, कोई एक क्लोज्ड फिगर दे दे, जैसे स्क्वायर या रेक्टेंगल आ जाते हैं। तो स्क्वायर और रेक्टेंगल के अगर हम करस्पॉन्डिंग आंसर्स निकालना चाहें तो ये हमारे पास एक स्क्वायर या रेक्टेंगल की शेप है, ऐसे समझ गए। यहाँ पर हमें चार्जेस दी गई। लेट सपोज यहाँ पर, इसको मैं ब्लू से ब्लैक से शो करता हूँ। यहाँ पर चार्ज Q1 है लेकिन ये पॉजिटिव है। यहाँ पर चार्ज Q2 है -Q2, ये पॉजिटिव है तो Q3, ये नेगेटिव है तो Q4। ये नेगेटिव कर लेते हैं। ठीक है, इनके सेंटर पर हमें पोटेंशियल चाहिए, जबकि डिस्टेंस आपको गिवन है, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस। इसका डिस्टेंस R1 कर देते हैं, इसका R2 कर देते हैं, इसका R3 कर देते हैं, इसका R4। डिस्टेंस आपको देगा, अगर नहीं देगा तो ये रेडियस है, तो आप इसको हाफ ऑफ डायमीटर डायगोनल भी कर सकते हैं, तब भी एक ही बात है। ठीक है, तो अब इसका मुझे टोटल पोटेंशियल चाहिए, तो कैसे मालूम करेंगे? इस पॉइंट पर P पर तो टोटल पोटेंशियल को ऐड करेंगे। ये पॉजिटिव है तो इसका क्या आंसर आएगा? KQ1 डिवाइडेड बाय R1। ये माइनस है तो ये हो जाएगा -KQ2 डिवाइडेड बाय R2। ये प्लस है तो इसका आ जाएगा +KQ3 डिवाइडेड बाय R3। और ये माइनस है तो इसका आंसर आएगा -KQ4 डिवाइडेड बाय R4। KQ4 डिवाइडेड बाय R4। ओ सॉरी, ये मैं कहाँ चला गया? ये K, इसको मैं थोड़ा सा इस साइड कर लेता हूँ ताकि ये क्लियर हो जाए। ठीक है, Q3 पॉजिटिव है तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं KQ3 डिवाइडेड बाय R3, तो ये -KQ4 डिवाइडेड बाय R। तो ये आपको करेस्पॉन्डिंग इसके आंसर्स में। ठीक है, अंडरस्टैंड करना है। एमसीक्यू इतने मुश्किल नहीं, जब तक अंडरस्टैंड नहीं कर सकते तब तक ये बात आपको समझ नहीं आने वाली। इज इट क्लियर? चलें, अब हम ओवरऑल, मेरा टॉपिक तो आई थिंक यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, लेकिन इस चीज को हम थोड़ा सा फाइनली ओवरव्यू ले लेते हैं हमारे पास। ठीक है, कि हमारे पास ये पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ पर जो है वो मैक्सिमम है, या पोटेंशियल कहाँ पर कांस्टेंट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 0 है। इनकी करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पर थोड़ा सा वैल्यू अगर निकाल लें इसको। देखिए, हमें कहा गया कि आपके पास कोई भी एक हालो स्फीयर है, तो मैं यहाँ पर एक हालो स्फीयर बना देता हूँ ऐसे। ठीक है, उस हालो स्फीयर पर चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस के ऊपर, तो ये सरफेस के ऊपर चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे, ये सरफेस के ऊपर चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन है। और यहाँ पर हमने लाइंस कुछ बना दी जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल को डिस्कस करना है। तो ये एक लाइन मैंने यहाँ से बना दी, एक लाइन मैंने यहाँ सरफेस से बना दी, ये लाइन भी मैंने यहाँ पर सरफेस से बना दी। इसको थोड़ा सा इसके करीब कर लेते हैं। ओके, ये अब ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या फाइंड करना है? मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लाइन बना देता हूँ ये। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड को देखते हैं कि इनके इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, उसके बाद हम इसके पोटेंशियल को देखेंगे। देखें, इन पॉइंट्स को नाम दे दें कि हमारे पास ये पॉइंट ए है और ये जो पॉइंट है हमारे पास पॉइंट बी है, यानी कि सरफेस के ऊपर ये ए है और ये हमारे पास बी है। अब सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? 0। वो मैंने आपको बता दिया था, ये सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0। ठीक है, लेकिन इसके अंदर भी कोई चार्ज नहीं है तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0। इसके अंदर इस साइड भी कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? 0। सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड है क्योंकि सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मैक्सिमम मिलेगी सरफेस के ऊपर। तो यहाँ पर भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम मिलेगी सरफेस के ऊपर, इस तरीके के साथ। अगर यही हमारे पास जो डिस्टेंस हो, इन दोनों डिस्टेंस जो हो अगर वो इन्फिनिटी पर चला जाए,
तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगी, तब भी जीरो के बराबर, जब हमारे पास क्या हो जाए, वो इन्फिनिटी पर चले जाए। ठीक है, फिर अगर हम यहाँ पर ग्राफ इंट्रोड्यूस करवाना चाहें इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में, तो उसकी इक्वेशन हमें बताई गई, वो कौन सी बताई गई थी, के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और आर स्क्वायर का आपस में इनवर्स रिलेशन है, तो आपको एक इनवर्स ग्राफ मिलेगा। और वो इनवर्स ग्राफ कैसे मिलेगा, वो हमें समझाया गया था, वो हमें ग्राफ कुछ ऐसे समझाया गया था, ऐसे, और ये आगे तरफ चलता जाएगा, इन्फिनिटी पर जाके जीरो हो जाएगा। इसी तरीके के साथ ये भी आगे की तरफ चलता जाएगा और इन्फिनिटी पर जाके क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को देखें तो देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो हो जाती है तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है, यानी इन रीजन्स पर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, इस रीजन पर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, लेकिन लेकिन पोटेंशियल जीरो नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। कौन से फार्मूला के मुताबिक, तो ये वाला फार्मूला, E इज इक्वल टू चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय टी, नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस जो हम लेते हैं। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम सिर्फ पोटेंशियल की बात करें तो वो क्या रहेगी, वो कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ पर पोटेंशियल कांस्टेंट, तो यहाँ पर भी पोटेंशियल आपको क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है तो खुद पोटेंशियल क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है कंडीशन के हिसाब से। और अगर हम सरफेस की बात करें तो यहाँ पर भी सरफेस की चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, यहाँ पर भी चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। तो याद रखिएगा, जितना आपको पोटेंशियल यहाँ पर मिलने वाला है उतना यहाँ पर मिलने वाला है, यानी कि VA इज इक्वल टू VB। इसी तरीके के साथ अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना चाहिए तो ग्राफ इसका क्या बनेगा, सेम ही वही बनेगा, के क्यू डिवाइडेड बाय आर, बिकॉज पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी आर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका ग्राफ भी कुछ ऐसे ही सेम मेथड में बनेगा। तो ये है दर हकीकत पूरे डिस्कशन, जो हमने डिस्कशन किया उसका हमारे पास ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, जिसमें हमने इन कंडीशंस को अंडरस्टैंड किया कि हमारे पास ये बेसिक पर्सपेक्टिव होते हैं जिनको दर हकीकत अंडरस्टैंड करना होता है इन केसेस में। फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के लिए, कि पॉजिटिव चार्ज में हमें पोटेंशियल कैसे चाहिए और नेगेटिव चार्ज में पोटेंशियल हम कैसे चाहिए। तो मैं वो चीज भी यहाँ पर अंडरस्टैंड कर लेता हूँ, अंडरस्टैंड करवा देता हूँ आपको। देखिए, सबसे पहली पॉइंट ये कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो आई जस्ट राइट इट डाउन हियर, कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कम ही होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस। तो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर लूँ आपको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज होगा, किसके अलोंग डिक्रीज होगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखिएगा इस चीज को, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ना, उसके अलोंग ये डिक्रीज ही होने वाला है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर उसके अपोजिट हो तब वो क्या होने वाला है, तब वो इंक्रीज होने वाला है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज ही होता है, लेकिन अगर हम उसके अगेंस्ट जाएंगे तो इट इंक्रीजेस, फिर वो बढ़ेगा। इस केस में जैसे मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज में एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गई, और यहाँ पर मैं दो पॉइंट्स बना देता हूँ। यहाँ पर एक पॉइंट है ए जिसका पोटेंशियल VA है, यहाँ पर एक पॉइंट B है जिसका पोटेंशियल VB है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मुझे एक पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल चाहिए तो वो किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा KQ डिवाइडेड बाय R। अब अगर मैं आपको कहूँ कि कौन सा पोटेंशियल ज्यादा है, VA का या VB का, तो देखें डिस्टेंस कम पोटेंशियल ज्यादा, चार्ज से डिस्टेंस देखेंगे तो चार्ज से डिस्टेंस VA का कम है या VB का कम है, ऑब्वियसली VA का कम है। तो आप क्या कहेंगे, आप ये कहेंगे कि यहाँ पर जो VA है वो ज्यादा होने वाला है किससे, VB से, ये चीज। अब अगर मेरे पास नेगेटिव चार्ज हो, और नेगेटिव चार्ज में भी वही सेम कॉन्सेप्ट है, ये VA है और यहाँ पर हम VB बना देते हैं। तो यहाँ पर अगर मुझे पोटेंशियल चाहिए तो ये पोटेंशियल माइनस में मिलेगा, मैंने आपको बता दिया था ये पॉजिटिव है। तो ये बराबर होगा KQ डिवाइडेड बाय R। देखें इसमें भी इनवर्स रिलेशन है, लेकिन इसमें फर्क है। देखें अगर ये R, ये जो आपको नीचे डिनोमिनेटर में R दिखाया हुआ है, अगर ये R डिक्रीज होगा तो पोटेंशियल नेगेटिव में बढ़ेगा, और नेगेटिव में जितना बढ़ता है उतना कम होता है। सुने, मेरे पास दो नंबर है, -5 एंड -4, विच नंबर इज ग्रेटर, -4 इज ग्रेटर। तो नेगेटिव नंबर जितना छोटा होगा आंसर उतना बड़ा आता है, जाहिर सी बात है वही नंबर बड़ा होता है उन केसेस में। तो इन दोनों की कंडीशन में डिस्टेंस जितना कम होगा, जितना डिस्टेंस कम होगा पोटेंशियल नेगेटिव में उतना बढ़ेगा, नेगेटिव में बढ़ेगा इसका क्या मतलब है कि कम ही होने वाला है। तो इन दोनों कंडीशंस में अगर आप अंडरस्टैंड करना चाहें तो कौन सा पोटेंशियल ज्यादा है, VB इज ग्रेटर देन VA। याद रखिएगा इस चीज को, VB इज ग्रेटर देन VA।
नेगेटिव में नंबर जितना छोटा होता है ना, तो उसका आंसर उतना बड़ा होता है। देखें वी बी का डिस्टेंस ज्यादा है, तो नेगेटिव में पोटेंशियल कम आएगा, नेगेटिव में पोटेंशियल कम आएगा यानी कि नंबर बड़ा आएगा। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा कि नेगेटिव नंबर जो है वो जितना बड़ा होता है, नेगेटिव नंबर जितना बड़ा होता है उसका आंसर मतलब वो नंबर छोटा है। ठीक है, जैसे -5 और -4 का मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया। तो ये चीजें आपने अंडरस्टैंड करनी है अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस। इसी के साथ ही हमारा जो है वो आज का लेक्चर होता है कंप्लीट। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बड़े सिंपल से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे, मैंने बिल्कुल रिवाइज करके समझा दिया है। तो चलने देखते हैं आपको समझ आता नहीं आता। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।